जैसे ही श्रेया आगे देखती है, वहाँ और भी कई गुंडे आ जाते हैं। श्रेया गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या लोग हैं, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से भाई भी है। कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में यहाँ से पहले निकलना होगा, मैं भाई के हाथों नहीं लग सकती। यह कहते हुए वह जल्दी से अपनी कार को बाईं गली में मोड़ लेती है और तेजी से भागने लगती है। उधर श्रेया का पीछा कर रहा उसका भाई अचानक एक कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ बात सुनने के बाद वह अपने आदमियों को इशारा करता है और वहां से निकल जाता है। इधर श्रेया अब गुस्से से तमतमा चुकी थी, क्योंकि वह कई घंटों से अपनी गाड़ी को कभी इधर से उधर दौड़ा रही थी तो कभी उधर से इधर। थकावट और गुस्से के बीच वह सोच रही थी कि आखिर कब और कैसे वह इस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। श्रेया की कार जैसे ही हवा में उड़ी और धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं और अफरा-तफरी फैल गई। धमाके के बाद श्रेया ने अपनी कार को तेजी से एक मोड़ पर घुमाया, लेकिन तभी कुछ गुंडे बचकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगे। उन्होंने श्रेया की गाड़ी पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी। श्रेया गुस्से में बुदबुदाई, ये लोग रुकने का नाम क्यों नहीं लेते, अब लगता है इन्हें अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। उसने गाड़ी को अचानक रोका और गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सामने खड़े गुंडे अपनी गाड़ियों से उतरे और बंदूकें तानते हुए बोले, आखिर फंस गई तू, अब बचकर कहाँ जाएगी। श्रेया ने ठंडी नज़रों से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बचने का सवाल ही नहीं उठता बेटा, अब तो तुमसे मिलने का मन था, आओ तुम्हें नर्क का रास्ता दिखाती हूँ। गूंडे गुस्से से चिल्लाए, बहुत बातें करती है, अब देखते हैं तेरा क्या हाल होता है। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, श्रेया ने अपनी कमर से एक स्टील रॉड निकाली और पूरे जोश से बोल पड़ी, तो चलो खेलते हैं, लेकिन नियम मेरे होंगे, जो खड़ा रह गया वही जीतेगा। पहला गुंडा श्रेया पर झपटा, लेकिन उसने फुर्ती से रॉड घुमाई और उसकी बंदूक उसके हाथ से गिरा दी। फिर एक जोरदार वार उसकी टांगों पर किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तेरी हड्डियों की आवाज़ सुनी, ये सिर्फ ट्रेलर था, उसने तीखे स्वर में कहा। बाकी गुंडे घबरा गए, लेकिन फिर भी हमला करने लगे। एक ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने पलटकर उसे घूंसा मारते हुए कहा, पीछे से वार, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। फिर उसने फुर्ती से दूसरा गुंडा पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली और बाकी गुंडों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब या तो भाग जाओ या मुझसे और पिटने के लिए तैयार रहो। गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तभी उनकी गाड़ियों से और लोग उतर आए। श्रेया उनकी तरफ देखकर बोली, वाह, पूरी बारात लेकर आए हो, चलो सबको एक साथ निपटाती हूँ। इस बार एक गुंडा चिल्लाया, खत्म कर दो इसे। लेकिन श्रेया ने एक बैकफ्लिप मारते हुए जमीन से गिरे एक लोहे के टुकड़े को उठाया और बोली, तुम सब मिलकर भी मुझे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। फिर एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। श्रेया हर तरफ से वार झेलते हुए भी तेजी से पलटवार कर रही थी। तुम्हारे जैसे गुंडे रोज आते हैं, लेकिन अफसोस, आज के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अंत में जब सारे गुंडे जमीन पर बुरी तरह पस्त पड़े थे, श्रेया ने गाड़ी में बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, ये लड़ाई तो सिर्फ ट्रेलर थी, अगर मेरे रास्ते में फिर आए तो पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार रहना। फिर उसने गाड़ी स्टा गई तेजी से वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ शिप पर हलचल अपने चरम पर थी। अब तक उस बिजनेसमैन का सारा सामान शिप पर लोड हो चुका था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे कि उस सामान के साथ कुछ ऐसा भी था जिसे छिपाकर भेजा जा रहा था, किंग का अवैध सामान, जो चीन से भारत के लिए तस्करी किया जा रहा था। शिप के डेक पर खड़े शिप के इंचार्ज ने अपने आदमियों से कहा, सामान को इस तरह सेट करो कि कोई भी एक्सरे स्कैनर इसे पकड़ न पाए, अगर एक भी चीज पकड़ी गई तो हम सबके लिए कब्र खोद दी जाएगी। एक आदमी घबराते हुए बोला, लेकिन सर, अगर पुलिस ने अचानक चेकिंग शुरू कर दी तो? इंचार्ज ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश खींचते हुए कहा, यह किंग का सामान है, पुलिस क्या, खुद भगवान भी आ जाए
तो इसे रोक नहीं पाएंगे। सारा सामान अच्छे से शिप पर लोड हो चुका था। जितने भी लोग बिजनेसमैन का सामान लोड करने आए थे वे सभी भी शिप पर चढ़ गए थे, क्योंकि वे सब इस शिप के साथ इंडिया जाने वाले थे। वहीं मास्क वाली लड़की भी शिप में चढ़ गई। अब कुछ ही सेकंड्स में शिप वहां से निकलने वाली थी। वह लड़की किसी को मैसेज करते हुए कहती है, अटेंशन एवरीवन। ये लिखकर उसने अपना फ़ोन अपनी इधर श्रेया का फ़ोन भी एक मैसेज आता है। श्रेया जैसे ही मैसेज देखती है एक गहरी सांस लेकर कहती है, थैंक गॉड, और किसी को कॉल करते हुए कहती है, यहाँ से सारी जानकारी उड़ा दो और हाँ, ध्यान रहे एक भी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट बुक कर दो। सामने वाला शख्स सवाल करता है, आपके पास तो प्राइवेट जेट है तो फ्लाइट की क्या। वहीं शिप पर अब शिप इंडिया बॉर्डर क्रॉस करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि शिप इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करता रास्ते में उसे कुछ भारतीय पुलिस ऑफिसर्स ने रोक लिया था। करीब 10 से भी ज़्यादा भारतीय पुलिस अधिकारी अब शिप में चढ़ चुके थे। उस मास्क वाली लड़की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। वहीं सारे पुलिस ऑफिसर अब तक शिप पर चढ़ चुके थे। सभी वर्कर्स एक सीध में कतार में खड़े थे और वह मास्क वाली लड़की एक बड़े से बॉक्स के पीछे छिपी हुई थी। सभी वर्कर्स के आईडी कार्ड्स को स्कैन किया जा रहा था। लड़की ने एक बार अपने फेक आईडी कार्ड को देखा और धीमी आवाज में खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए सामान इंडिया तो जाएगा ही, किसी भी हालत में। तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स लाइन में खड़े सभी वर्कर्स की आईडी चेक करने में लगे थे और बाकी अधिकारी वहां रखे ड्रम्स और कंटेनर्स को चेक कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सारे वर्कर्स सभी बॉक्स चेक कर रहे थे। वह मास्क वाली लड़की अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज करती है। मैसेज करने के कुछ देर बाद वहीं खड़ा मैनेजर, जो अब तक ये सब देख रहा था, उस सीनियर पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है, सर, आप लोगों ने लगभग सारे बॉक्स चेक कर लिए हैं, तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह सामान जल्दी हमें कहीं पहुंचाना है। वह सीनियर पुलिस अधिकारी मैनेजर से सवाल करता है, यह आखिर किसका सामान है। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, सर, ओबेरॉय का। मैनेजर की बात सुनकर वह अधिकारी चौंक जाता है और कहता है, ओबेरॉय का सामान, क्या तुम उसी ओबेरॉय की बात कर रहे हो। मैनेजर सिर हिलाते हुए जवाब देता है, जी सर, वही ओबेरॉय। मैनेजर की मुस्कुराहट और उसके कहे गए नाम ने सीनियर पुलिस अधिकारी को हैरान कर दिया। उसने चौंकते हुए कहा, ओबेरॉय का सामान, क्या तुम उस ओबेरॉय की बात कर रहे हो। मैनेजर ने सिर झुकाकर शालीनता से जवाब दिया, जी सर, वही ओबेरॉय। ये सामान उनके बिजनेस के लिए है और ये डिलीवरी समय पर न पहुंची तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। पुलिस अधिकारी अब गंभीर हो गया। उसने अपने अधीनस्थों को इशारा करते हुए कहा, फिलहाल इस सामान को आगे बढ़ने दो, लेकिन हर बॉक्स का नंबर नोट करो, हमें हर एक चीज पर नज़र रखनी होगी। उधर मास्क वाली लड़की ने मैनेजर और पुलिस के बीच हुई बातचीत को ध्यान से सुना। तभी एक पुलिसकर्मी ने अचानक रुककर मैनेजर से पूछा, इस सामान की लिस्ट और डिटेल्स हमारे पास हैं न, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं। मैनेजर थोड़ा घबराया लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, जी सर, पूरी डिटेल्स पहले ही आपको मेल की जा चुकी हैं, सब कुछ वैध है। तभी वह पुलिस वाला फिर से मैनेजर से कहता है, मुझे सारे वर्कर्स की डिटेल चाहिए। जैसे ही उस मास्क वाली लड़की ने यह सुना, उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। मैनेजर ने एक रजिस्टर सीधे पुलिस वाले के हाथ में दे दिया। पुलिस वाला एक एक करके सभी वर्कर्स के पास जा रहा था, नाम और डिटेल चेक कर रहा था। तभी वह एक जगह रुक गया और उस मास्क वाली लड़की को घूरते हुए बोला, तुम तो यहाँ नहीं थी ना, यहाँ तो अभी सिर्फ 24 वर्कर्स थे, तुम अचानक कहाँ से आ गईं। मास्क वाली लड़की अपनी तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए शांत लहजे में जवाब देती है, जी सर, मैं यहीं थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पुलिस वाला गुस्से में उस लड़की को घूरते हुए चिल्लाता है, मुझे तुम्हारी आईडी दो, अभी के अभी। लड़की एक गहरी सांस लेती है और शांत स्वर में कहती है, यह नहीं हो सकता। पुलिस वाला और भड़क जाता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आईडी दो।
वरना हम तुम्हें अभी गिरफ्तार करके ले जाएंगे। पुलिस वाले के इन शब्दों ने माहौल और गर्मा दिया। अब तक पूरे शिप पर सन्नाटा छा चुका था और सबकी निगाहें उस लड़की और पुलिस वाले पर टिक गई थीं। पुलिस वाले के इशारे पर दो सिपाही उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी लड़की की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी योजना पर अमल करने का इशारा हो। पुलिस वाले उसकी ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, छपाक। सभी लोग चौंक कर समुद्र की ओर देखने लगे। वह मास्क वाली लड़की शिप के किनारे से सीधा समुद्र में कूद चुकी थी। पुलिस वाले गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, फायर करो, उसे भागने मत दो। तेज फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज समुद्र के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ पुलिस वाले बचाव नाव की तैयारी करने लगते हैं, जबकि बाकी समुद्र में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लहरों में गुम हो चुकी उस लड़की की छवि अब केवल उनकी यादों में थी। एक पुलिस वाला चिल्लाता है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हर तरफ सर्च करो। उधर मास्क वाली लड़की पानी के भीतर अपनी सांस रोककर तैर रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठंडी सी मुस्कान थी। एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ वो लड़की अपनी कमर से लगती गोली की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर दर्द के कोई आसार नहीं, सिर्फ एक जज्बा और एक जुनून। मास्क को धीरे से उतारते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मौत से खेलना उसका शौक हो। शनाया मल्होत्रा हार नहीं मानती और न कभी मानेगी। उसकी आवाज़ में एक गरज थी जो सामने खड़े दुश्मनों के दिलों में डर भर दे। खून उसकी कमर से बह रहा था। CH 133 के अब दिल्ली एयरपोर्ट। श्रेया इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर थी, गुस्से से भरी हुई। उसने अपना सूटकेस लात मारते हुए कहा, कहाँ है ये? शनाया का ना कोई फ़ोन आया, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी कि सामान इंडिया पहुंच चुका है, लेकिन जो सामान के साथ आने वाली थी वो कहाँ है? उसकी आंखों में खींच और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। शनाया, तुम कहाँ हो? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा और उसकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए रूही और करण पर पड़ी। रूही तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी, चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी। करण उसके ठीक पीछे था, अपनी जगह पर शांत लेकिन गहरी सोच में डूबा हुआ। श्रेया ने दोनों को देखते ही रूही से पूछा, क्या तुम्हें कोई खबर है? शनाया कहाँ है और ये सामान कैसे आ गया? लेकिन वो क्यों नहीं आई? रूही ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में असमंजस और घबराहट साफ नजर आ रही थी। श्रेय, उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है, हमें फौरन कुछ करना होगा। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। करण ने आगे बढ़कर शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, ये वक्त घबराने का नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि शनाया आखिर है कहाँ। शायद ये सब कोई चाल है। श्रेया, रूही और करण के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। रूही उस शांति को तोड़ते हुए कहती है, विला चलते हैं और पता करते हैं। तीनों सिर हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर माल्होत्रा मेशन में चारों तरफ वर्कर्स काम में व्यस्त थे, क्योंकि कल रात मेशन में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी। लेकिन यह पार्टी किसके लिए थी और क्यों, यह किसी को नहीं पता था। माहौल में अजीब सी हलचल थी, पर इसके पीछे की वजह पर्दों में छुपी हुई थी। सीता जी अपने कमरे से बाहर आती हैं और इधर-उधर किसी को ढूंढने लगती हैं। उनकी चाल में एक बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी उनकी नज़र ध्रुव पर पड़ती है, जो किसी काम में व्यस्त था। सीता जी ध्रुव को देखते हुए तेज आवाज में कहती हैं, ध्रुव, शनाया को कॉल करो, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। ये लड़की कब तक आएगी? इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है और वो अब तक गायब है। ध्रुव ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं अभी कॉल करता हूँ सीता जी, लेकिन कल से उसका फ़ोन लग नहीं रहा, शायद कोई बड़ी बात हो गई है। सीता जी का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वो नहीं आई तो वो सामान और पार्टी की सारी प्लानिंग, शनाया के बिना ये सब अधूरा है।
ध्रुव ने फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन को नीचे रखते हुए कहा, फोन अब भी नहीं लग रहा, हमें कुछ और करना होगा। सीताजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाई, मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो गया हो। ध्रुव सीताजी को देखते हुए कहता है, मॉम, आपने कुछ कहा? सीताजी बात को बदलते हुए कहती है, नहीं बेटा, एक काम करो, पता लगाओ कि शनाया आखिर है कहाँ। ध्रुव खींचते हुए जवाब देता है, मॉम, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये लड़की गई कहाँ है। न जाने वक्त पर कुछ बताकर जाती है, न फ़ोन उठाती है। आप देख लीजिएगा, इस बार वो सामने आई तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सीताजी उसकी बात सुनकर चुप रहती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ध्रुव गुस्से में फ़ोन निकालते हुए वहाँ से चला गया। उधर फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पर खड़ी नताशा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर शैतानी मुस्कान। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा, अब खेल शुरू होता है शनाया, तुम्हें तुम्हारी चालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। देखते हैं कब तक ये सब संभाल पाओगी। नताशा ने एक पल के लिए नीचे चल रहे माहौल पर नज़र डाली और फिर अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज करते हुए मुस्कुराई। सीताजी सीधा अपने कमरे में आईं और सोफे पर बैठ गईं। राम जी, जो अपनी फाइल पढ़ने में व्यस्त थे, सीताजी की बेचैन चाल देखकर चौंके। सीताजी ने उन्हें देखते हुए कहा, आप यहाँ आराम से बैठे हैं और हमारी बच्ची अब तक नहीं आई है, कहाँ है? राम जी ने अपनी फाइल एक तरफ रख दी और सीताजी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें सोफे पर बैठाया। उन्होंने शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज़ में कहा, आप परेशान मत हों, आप जानती हैं कि हमारी बेटी कितनी ताकतवर है। शनाया किसी भी हालात का सामना कर सकती है, उसे कुछ नहीं होगा। सीताजी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ताकतवर तो है, पर आखिर वो कहाँ है? बिना बताए चली गई और अब फ़ोन तक नहीं उठा रही। ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। राम जी ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं समझता हूँ आपकी चिंता, लेकिन शनाया को पता है कि वो क्या कर रही है। वो कोई बड़ी बात संभाल रही होगी, हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। सीताजी ने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखते हुए बुदबुदाईं, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए। राम जी ने उनकी तरफ आश्वासन भरी नज़रों से देखा और कहा, आप विश्वास रखिए, शनाया जल्द ही आएगी और हर सवाल का जवाब देगी। वो हमारी बेटी है, हारना उसकी फितरत में नहीं है। यह कहाँ हूँ मैं? शनाया ने खुद से बड़बड़ाया और तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, बेटी, तुम हमें नदी में बहती हुई मिली थी, तुम्हें काफ़ी चोटें भी लगी हुई थीं। शनाया ने उस औरत को गौर से देखा। उनके पहनावे और बोलचाल से उसे साफ पता चल गया कि वह नेपाल के किसी छोटे गांव में है। उसने उनके प्रति सम्मान जताते हुए कहा, शुक्रिया मां जी, आपने मेरी जान बचाई। बूढ़ी औरत ने उसकी बात पर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटी, हमें तो खुशी है कि तुम सही सलामत हो। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। शनाया हल्का सा मुस्कुराई और उनसे पूछा, मां जी, क्या समय हो रहा है? औरत ने जवाब दिया, बेटी, रात के 8 बज रहे हैं। 8 का सुनते ही शनाया का चेहरा अचानक बदल गया। उसे याद आया कि आज का दिन उसकी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। सीताजी ने साफ कहा था कि पार्टी 8 बजे शुरू होनी है। घबराहट और जिम्मेदारी के बीच उसने जल्दी से पूछा, आज की तारीख क्या है? मां जी ने कहा, बेटी, आज 12 तारीख है। शनाया के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलकने लगी। वह तेजी से उठने लगी, लेकिन दर्द ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। मां जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जा सकती। शनाया ने उनकी ओर देखते हुए मजबूती से कहा, मां जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द ही वापस आकर आपसे मिलूंगी। यह कहने के बाद उसने मां जी से उनका फ़ोन मांगा। फ़ोन लेकर उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। कुछ देर की बातचीत के बाद
उसने फ़ोन वापस दिया और मांझी का शुक्रिया अदा किया। कुछ ही मिनटों में घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। छोटे से गांव में यह नज़ारा देखने वाला था। सारे गांव वाले बाहर निकल आए और आसमान में हेलीकॉप्टर देखकर दंग रह गए। मांझी और उनके परिवार के लोग भी हैरान थे। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी, ये लड़की आखिर कौन है? इतनी बड़ी चीज़ उसके लिए क्यों आई है? शनाया ने हेलीकॉप्टर के पास जाते हुए मांझी की तरफ मुड़कर देखा। उसने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, मांझी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान आपका भला करे। मांझी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शनाया हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा, गांववाले अब भी उसके पीछे खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह लड़की कौन है जो इतनी रहस्यमयी है? हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते ही शनाया ने अपने दिमाग को शांत किया। कुछ देर बाद मल्होत्रा मिशन के गार्डन में वह हेलीकॉप्टर रुकता है। शनाया जल्दी से बाहर आने लगती है। उसी हड़बड़ाहट में उसकी कमर पर लगी कट से खून आने लगता है। गांव में शनाया का इलाज अच्छे से भले ही कर दिया गया था, लेकिन आराम न करने की वजह से शनाया के टांके खुल गए थे, जिस वजह से अब उस जख्म से खून बहने लगा था। शनाया जल्दी से हेलीकॉप्टर से निकली। जैसे ही शनाया मिशन के अंदर एंट्री करती है, उसे चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। शनाया को यह सब अजीब लगने लगता है। पूरा हॉल खाली देखकर वह कंफ्यूज हो जाती है। वह जैसे ही डाइनिंग एरिया के पास पहुंचती है, सबको डाइनिंग टेबल पर चुपचाप खाते हुए देख उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी नताशा की नज़र दूर खड़ी शनाया पर पड़ती है। वह शनाया को देखकर गुस्से में कहती है, दी तो आखिरकार आप आ ही गई। सभी एक साथ शनाया की तरफ देखते हैं। शनाया ने ऊपर से एक लॉन्ग कोट पहन लिया था, जिसकी वजह से उसका जख्म छिप गया था। नताशा चिल्लाते हुए शनाया के पास आती है और कहती है, आपकी वजह से मेरी पार्टी कैंसिल हो गई, आप खुश तो बहुत होंगी न, मेरी सक्सेस जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। शनाया नताशा के तेवर देखकर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए एक गहरी सांस लेती है। उसका दर्द उसके चेहरे पर कभी कभी झलक रहा था, लेकिन नताशा की बातों का जवाब देने दी, आपको तो मेरी खुशी बिल्कुल हजम नहीं होती है ना? नताशा चिल्लाते हुए बोली, आपको तो बस हमेशा मुझे नीचा दिखाना होता है। मेरी मेहनत से कमाई हुई सफलता भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए ये ड्रामा करने आ गईं आप। कि मैं बिजी थी, मूड नहीं था, बहुत काम था, वगैरह वगैरह। शनाया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए लेकिन अपनी आवाज़ में एक तीव्रता डालते हुए कहा, नताशा, तुम्हें लगता है मैं इस तरह के बेकार एक्सक्यूज़ सुनने के लिए यहाँ आई हूँ? शनाया भले ही अपने जख्मों से परेशान थी, लेकिन इतना ज़रूरी था कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करे और वो चुप रहे? बिल्कुल नहीं, ये शनाया का स्टाइल कभी नहीं था। अगर कोई उसे एक बात बोलता तो वो चार बातें ऐसे बोलती थी कि सामने वाला अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगता। नताशा को घूरते हुए शनाया ने अपने शब्दों में एक तीव्रता और दबाव डालते हुए कहा, तुम्हें ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सफलता के रास्ते में हूँ, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने लिए जीती हूँ और तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ में दखलंदाजी करना मेरा काम नहीं। नताशा की आंखों में गुस्सा था, लेकिन शनाया के लफ्ज़ इतने तेज़ और बेबाक थे कि उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं हो रहा था। शनाया अपनी बात खत्म करते हुए अपने काम को लेकर पूरी तरह से फोकस थी। अब मुझे तुमसे और तुम्हारी ड्रामा वाली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जो भी तकलीफ़ है उसका जवाब मैं तुम्हें देने नहीं आई हूँ। मैं बस अपनी फैमिली से मिलने आई हूँ, और वैसे भी ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊँ। तुम कौन हो ये कहने वाली कि बस ड्रामा करने आती है? शनाया ने ये कहकर नताशा को एक और घूरते हुए छोड़ दिया। शनाया पूरी तरह से नताशा को नज़रअंदाज करते हुए सीताजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ वे बैठी थीं। पूरी इज्जत के साथ उनके सामने सिर झुकाकर कहती है, मॉम, मुझे पता है कि आपने मुझे खास तौर पर कहा था कि कल पार्टी में आना है, लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी काम में फंसी हुई थी,
इसलिए नहीं आ पाई, इसके लिए मैं आपसे सच में माफ़ी चाहती हूँ मॉम। आज शानाया ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी से माफ़ी मांगी होगी। शानाया ने एक गहरी सांस ली और फिर सीता जी से कहा, मॉम मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम के लिए वापस जाना होगा। आप चाहें तो कल पार्टी रख सकती हैं, मैं कल शाम को पार्टी में ज़रूर शामिल होंगी, लेकिन अगर वहाँ मेरी कोई भी बात हुई तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपनी पहचान दुनिया के सामने सार्वजनिक। सीता जी ने शानाया की एक भी बात का जवाब नहीं दिया और न ही कोई सवाल किया। शानाया ने एक गहरी सांस ली और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी चोट सबसे छुपानी थी। और दूसरी बात, उसे अभी और इसी समय ब्लैक हेवन जाना था। उसे यह भी पता था कि उसकी फैमिली उसकी बात जरूर समझेगी। तभी कबीर शानाया से पूछता है, शानाया तुम थी कहाँ? शानाया ने एक सेकंड सोचा और जवाब दिया, चीन में। शानाया के इस जवाब के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शानाया ने इतना कहा और वहाँ से जाने लगी। जाने से पहले उसने एक नज़र नताशा को देखा, जो अब भी उसकी तरफ अजीब से भाव लिए खड़ी थी, लेकिन शानाया ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से सीता जी की आवाज़ आई, डिनर नहीं करोगी? शानाया एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन उसने बिना मुड़े ही जवाब दिया, नहीं मॉम, मुझे सच में जाना है। नताशा का चेहरा इस बात पर पूरी तरह से झुंझला गया। वह हैरानी और गुस्से के मिलेजुले भावों के साथ सीता जी को देखने लगी। मन ही मन उसने सोचा, ये मॉम भी ना हमेशा इस परफेक्ट शानाया की साइड लेती हैं। मेरी पूरी पार्टी इस गनवार ने कैंसिल करवा दी और मॉम उसे इतनी प्यार से डिनर के लिए पूछ रही हैं। क्या मेरे लिए कभी इतनी फिक्र की है? नताशा के अंदर जलन का गुबार उठ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सीता जी की तरफ देखते हुए उसने बस अपने नाखूनों को घुसा लिया और होंठ भींचते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। वहीं शानाया ने उनकी बात को अनसुना करते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन जाते जाते उसने सीता जी को एक हल्की सी मुस्कान दी, जो शायद उसकी माफ़ी का हिस्सा थी। शनाया बाहर डाइनिंग एरिया से निकलकर सीधा अपने कमरे में जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसने जो लंबा कोट पहना था उसे जल्दी से उतारकर बिस्तर पर फेंक देती है। कोट उतारते ही उसकी नज़र अपनी शर्ट पर पड़ती है, जो खून से लथपथ होती है। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ती है, शावर चालू करती है और ठंडे पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। पानी उसके चेहरे और कपड़ों से खून को धोने लगता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में चल रही हलचल को शांत नहीं कर पाता। शनाया धीरे से अपनी आंखें बंद करती है, अपने दोनों हाथ बाथरूम की दीवार पर टिकाती है और एक गहरी सांस लेती है। उसका मन अभी भी पिछले कुछ घंटों की तस्वीरें बार बार दिखाने लगता है, लेकिन वह अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। करीब 10 मिनट तक वह शॉवर के पानी के नीचे खड़ी रहती है, जैसे पानी के साथ अपने इमोशंस और डर को भी बहाना चाहती हो। शॉवर से बाहर आने के बाद वह अपने कमरे के एक दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन वह अपने जख्म की पट्टी करने लगती है। पट्टी खत्म करने के बाद वह एक ब्राउन शर्ट, ब्लैक पैंट्स और ब्लैक ओवरकोट पहनती है। उसके चेहरे का सफाई से निखरा चेहरा अब एक ठंडे और ठहरे हुए नजरे के साथ आईने में दिख रहा होता है। वह अपने राम जी धीरे धीरे उसके पास आते हैं और उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं, अपना ध्यान रखना। शनाया हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। उसकी नज़र एक पल के लिए सीता जी पर पड़ती है, जो दूसरी तरफ देख रही होती हैं। राम जी शनाया की नज़रें सीता जी की ओर जाती हुई देखते हैं और फिर शनाया को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाओ बेटा। शनाया उनकी ओर हल्की सी मुस्कान फेंकती है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, राम जी पीछे से कहते हैं, अगर कुछ भी हो तो बताना बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शनाया पल भर को रुककर उनकी बात सुनती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। सीता जी की आंखों में हल्का सा पानी झलकता है, लेकिन वह खुद को संभालती हैं। राम जी उनकी तरफ देखकर धीरे से कहते हैं, उसे वक्त दो, वो खुद सब संभाल लेगी। डाइनिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाता। शानाया मल्होत्रा मिशन से निकलकर सीधा ब्लैक हेवन के लिए रवाना हो गई। कुछ ही देर में उसकी चमचमाती ब्लैक BMW ब्लैक हेवन के गेट पर आकर रुक गई। कार के आते ही वहां खड़े बॉडीगार्ड ने तुरंत दौड़कर
दरवाजा खोला। शानाया बिना किसी देरी के सीधे अंदर चली गई। जैसे ही उसने विशाल हॉल में कदम रखा, उसकी नज़र सामने गई जहां श्रेया, रूही, करण, मैक्स, मार्विन, अदिति और कृति सोफे पर बैठे हुए थे। हॉल में हल्की नीली रोशनी और सिगरेट के धुएं का हल्का सा बादल तैर रहा था। बातचीत की गूंज अचानक रुक गई। जैसे ही उन सब की नज़र शानाया पर पड़ी, एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रूही सबसे पहले अपनी जगह से उठी। वो दौड़कर शानाया के पास आई और उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। शानाया ने उसे अलग नहीं किया। उसने रूही की पीठ पर हाथ रखा और धीरे से उसके बाल सहलाते हुए कहा, रूही, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रूही ने गुस्से और बेचैनी के मिलेजुले भावों के साथ कहा, क्या शांत हो जाऊं? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम पर क्या गुजरी है? 3 दिन से तुम गायब हो, ना कोई खबर, ना कोई कॉल। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमने हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा गई। इसी बीच श्रेया भी उठकर पास आ गई और शानाया की तरफ गंभीर नज़रों से देखने लगी। शानाया, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे जाने के बाद सब कितना अस्थिर हो गया था। ब्लैक हेवन की डील अधर में लटकी हुई है। ऊपर से हमारे दुश्मन इस वक्त हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं। तुम यूं अचानक से गायब कैसे हो सकती हो? करण, जो अब तक चुपचाप बैठा था, झुंझलाते हुए बोला, कम से कम हमें एक मैसेज तो कर सकती थी। हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, पता है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। शानाया ने सबकी बातों को ध्यान से सुना। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम सबको परेशान किया, पर ये जरूरी था। मुझे कुछ ऐसे जवाब चाहिए थे जो सिर्फ मैं ही ढूंढ सकती थी। मैं किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और मुझे यकीन था कि तुम सब यहाँ सब संभाल लोगे। मैक्स, जो हमेशा शांत और संयमी रहता था, हल्के कटाक्ष के साथ बोला, और अगर तुम नहीं लौटती तो क्या ये तुम्हारा प्लान था कि हम बाकी सब कुछ संभालें और तुम्हारे बिना इसे खत्म करें? शानाया ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मैक्स, अगर मैं नहीं लौटती तो इसका मतलब ये होता कि मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल करके गई हूँ। लेकिन मैं यहाँ हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं अब हर चीज को अपने तरीके से सुलझाने के लिए तैयार हूँ। अदिति, जो अब तक खामोश थी, ने हल्के स्वर में कहा, पर शानाया, हम सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। जो भी हो, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले हमें बताना, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। शानाया ने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, ये आखिरी बार था। अब मैं कहीं भी जाऊं तुम सबको बताकर जाऊंगी, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। ब्लैक हेवन पर जो खतरा मंडरा रहा है, उससे हमें तुरंत निपटना होगा। पूरा माहौल गंभीर था, लेकिन शानाया की मजबूत आवाज ने सबको थोड़ी राहत दी। एक पल के लिए सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा झलकने लगी। यह साफ था कि चाहे कुछ भी हो, वे सब साथ थे और शानाया उनकी ताकत का केंद्र थी। मैक्स ने बेहद शांत लहजे में शानाया से पूछा, शानाया, तुम पिछले 3 दिन कहाँ थी? शानाया कुछ देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो सोच रही हो कि सच बताना चाहिए या नहीं। कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, शिप पर मुझे पकड़ लिया गया था, इसलिए मुझे बीच समंदर में कूदना पड़ा। उसकी बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से उसे देखने लगे। करण ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बीच समंदर में कूदना पड़ा? तुम मजाक तो नहीं कर रही, शानाया? शानाया ने करण की तरफ एक नज़र डाली और फिर गंभीर लहजे में कहा, अगर मजाक होता तो शायद अब मैं यहाँ नहीं होती। रूही ने गुस्से और घबराहट से पूछा, फिर क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? और ये चोटें कैसे लगी? शानाया ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, जब मैं समंदर में कूदी तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर तक तो मैंने बस तैरकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान उन लोगों ने मुझ पर फायर किया। मुझे 2 गोलियां लगी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं होश में आई तो खुद को नेपाल के एक गांव में पाया, वहां की एक बूढ़ी औरत। सब लोग अवाक होकर शानाया को सुन रहे थे। श्रेया ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए पूछा, फिर तुमने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? हमें तुम्हारी इतनी चिंता थी। शानाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वहाँ कोई फोन नहीं था
और जब मुझे एक पुराना फ़ोन मिला तो मैंने सबसे पहले राजेश हेड बॉडीगार्ड को कॉल किया। राजेश मेरे पास हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा और मुझे वहां से सुरक्षित ले आया। मैक्स, जो अब तक गौर से सब सुन रहा था, थोड़ा व्यंग्य करते हुए बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि इन 3 दिनों में तुमने समंदर में तैरकर, गोलियां झेलकर और एक अजनबी गांव में रहकर खुद को बचाया। शानाया ने उसकी तरफ ठहरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और अगर ये सब न करती तो शायद मैं आज यहाँ जिंदा न होती। रूही ने सुबकते हुए कहा, शानाया तुम ठीक तो हो न? कहीं कोई दर्द तो नहीं है? मुझे सच बताओ। शानाया ने रूही का सिर सहलाते हुए उसे सांत्वना दी और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब रोना बंद करो, हम सबको मिलकर बहुत कुछ संभालना है। शानाया की आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की थकावट झलक रही थी। वो उन 3 दिनों की यातनाओं को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वो सीधी अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, सारी फाइल्स तुरंत मेरे रूम में भिजवाओ और सुनो, तुम लोग जाकर रॉबर्ट की पूरी चेकिंग करो, मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। उसने रुककर मैक्स और अदिति की तरफ देखा और कहा, मैक्स, अदिति, तुम दोनों चीन से जो सामान आया है उसकी डिटेल्स मुझे दो, मुझे सब कुछ जानना है, किसने भेजा, किसके लिए है और क्यों, और हाँ, आसपास क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रखो, कोई भी छोटी बात मिस नहीं होनी चाहिए। शानाया ने इतना कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन बाहर सबके मन में सवालों की हलचल मच गई थी। श्रेया ने धीमे स्वर में कहा, क्या शानाया को अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वो अपने काम की सोच रही है। मैक्स ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती, हमेशा ब्लैक हेवन और हमारी सुरक्षा की चिंता करती रहती है। इसी बीच मार्विन, जो अब तक खामोश था, गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, इस लड़की को अपनी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं समझ आती। वो समझती क्यों नहीं कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम सब बिखर जाएंगे। उसने गुस्से में गहरी सांस ली और वहां से चला गया। अदिति ने मार्विन को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो शानाया की परवाह करता है, लेकिन शानाया को खुद ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश में वो खुद को खत्म कर रही है। वहीं शानाया अपने कमरे में थी, उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी हथेली से माथा दबाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में वो 3 दिन फिर से घूमने लगे शिप पर हुई लड़ाई, समंदर का ठंडा पानी, गोलियों की आवाज़ और नेपाल का वो गांव। उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, अब और किसी को खतरे में नहीं डाल सकती, ये लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी, लेकिन मुझे सही फैसले लेने होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, बाहर से राजेश की आवाज़ आई, मैम, फाइल्स आ गई हैं और मैक्स और अदिति भी रिपोर्ट लेकर तैयार हैं। शानाया ने दरवाजे की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालते हुए कहा, अंदर लाओ, अब वक्त है कि हम सब कुछ साफ करें और अगला कदम उठाएं। बाहर सबकी नज़रें शानाया के दरवाजे पर थीं। हर कोई जानता था कि शानाया कितनी मजबूत है, लेकिन उसकी मजबूती के पीछे छुपे दर्द और कुर्बानी को वो सब महसूस कर सकते थे। शानाया ने सबको अंदर बुलाया और उनसे फाइल्स लेते हुए ध्यान से चेक करने लगी। फाइल्स पढ़ते पढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई और देखा कि सच में सब उसे ही घूर रहे थे। शानाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम लोग सोए नहीं हो अब तक? उसके इस सवाल पर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि सोने का सवाल ही नहीं उठता। पिछले 3 दिन से सब परेशान थे और अब जब शानाया उनके सामने थी, उनकी बेचैनी थोड़ी कम जरूर हुई थी, पर खत्म नहीं हुई थी। शानाया ने फाइल बंद की, उनकी तरफ देखा और दृढ़ लहजे में कहा, जाओ तुम सब जाकर आराम करो, मैं ठीक हूँ। रूही जो कुछ कहने ही वाली थी, तभी मार्विन कमरे में दाखिल हुआ
उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता का मिलाजुला भाव था। उसने अंदर आते ही शानाया को देखते हुए कहा, और तुम क्या कर रही हो? काम? तुम जिस इंसान के पूरे शरीर पर चोटें हैं, जिसे 4 गोलियां लगी हैं, वो। शानाया ने मार्विन को गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी जुबान बंद रखो मार्विन। उसकी आवाज़ में वो पुराना तेज था, लेकिन शरीर की थकान ने उसे कमज़ोर कर दिया था। मार्विन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे घूरकर देखा और गुस्से से बोला, खुद को इतना होशियार मत समझो शानाया मैडम, तुम सिर्फ खुद को खत्म कर रही हो और बाकी सबको भी। इसके बाद बिना कुछ कहे उसने शानाया के हाथ से फाइल्स खींच लीं। शानाया ने गुस्से से उसे घूरा और फाइल्स वापस लेने के लिए खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, मार्विन ने उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया। मार्विन, मुझे नीचे उतारो, शानाया ने गुस्से से कहा, लेकिन मार्विन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। वो उसे सीधा बिस्तर पर ले गया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने एक मोटा कंबल उठाया और उसे अच्छे से ढक दिया। शानाया ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मार्विन, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। मार्विन ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहा, चुप रहो शानाया, तुम्हें अब आराम करना ही पड़ेगा, मैं अब और बहस नहीं कर रहा। बाकी सबने ये सब चुपचाप देखा। रूही, जो अब तक घबराई हुई थी, धीरे से मुस्कुराई और कहा, मार्विन हमेशा जानता है कि शानाया को कैसे संभालना है। मैक्स ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, और यही वजह है कि वो हम सबसे अलग है। मार्विन ने शानाया की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम चाहे जितनी भी जिद्दी बनो शानाया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खुद को खत्म नहीं करने दूंगा। शानाया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मार्विन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे बिना ये टीम अधूरी है। शानाया ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम लहजे में कहा, ठीक है मार्विन, मैं आराम करूंगी, लेकिन बस कुछ देर के लिए, मुझे बहुत काम है। मार्विन ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले सो जाओ, बाकी की बात बाद में होगी। हॉल में मौजूद हर कोई इस नोकझोंक को देखकर हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन उनके दिल में एक राहत थी कि शानाया अब सुरक्षित थी और उनकी टीम की रीढ़ वापस अपनी जगह पर थी। जैसे ही शानाया की नींद खुली, उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया। उसके माथे पर हल्की सिलवटें आ गईं। उसने धीरे धीरे अपने सिर को पकड़ा और बिस्तर पर बैठ गई। दर्द इतना गहरा था कि एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। थोड़ी देर तक खुद को संभालने के बाद उसने कमरे का जायजा लिया। साइड टेबल पर एक पानी का गिलास और दर्द की दवाइयाँ रखी थीं। ये देखकर उसे अंदाजा हो गया कि मार्विन ने रात को ही यह सब रखवाया होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए पानी का गिलास उठाया और दवा खाई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शानाया ने सिर ऊपर उठाकर देखा। अंदर आओ, उसने धीमे से कहा। दरवाजा खुला और रूही कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। तुम कैसी हो शानाया? रूही ने पूछा। शानाया ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है। रूही ने ट्रे को साइड टेबल पर रखा और बोली, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और ये कोई बहस का विषय नहीं है। शानाया ने हल्का सिर हिलाया और बोली, रूही, मुझे सच में ठीक होना है, बहुत काम बाकी है। रात को मैंने जो फाइल्स देखी थीं, उसमें बहुत गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द इसे सुलझाना होगा। रूही ने उसकी बात को काटते हुए कहा, पहले नाश्ता करो, तुम कल रात से कुछ खाया भी नहीं है, और वैसे भी मार्विन ने कहा था कि अगर तुम काम की बात करोगी तो उसे तुरंत बुलाया जाए। शानाया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मार्विन को ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार बिना किसी इजाज़त के मार्विन अंदर आया। उसके हाथ में कुछ पेपर और लैपटॉप था। उसने शानाया की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम अभी काम नहीं करोगी, पहले नाश्ता करो, फिर हम बात करेंगे।
शानाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सब मुझे बच्चा समझते हो क्या? मार्विन ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना पेपर को टेबल पर रखा और कहा, शानाया, तुम्हारे बिना ये टीम अधूरी है, तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, इसलिए अभी आराम करो। शानाया ने उसकी बातों को टालने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हारे पास जो पेपर है, उनमें क्या है? मार्विन ने हल्के गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, पहले नाश्ता करो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रूही ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं चाय और ब्रेड ले आई हूँ, तुम इसे खाओ, उसके बाद जो करना है करो। शानाया ने हार मानते हुए चाय का कप उठाया और थोड़ा पीते हुए बोली, ठीक है, तुम सब जीत गए लेकिन याद रखना, ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए है, उसके बाद मैं वापस काम पर लग जाऊंगी। मार्विन ने गहरी सांस ली और रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे देखना, ताकि ये चुपचाप आराम करे, मैं नीचे टीम से बात करता हूँ। जैसे ही मार्विन कमरे से बाहर निकला, रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए मार्विन और हम सब जान देते हैं, शानाया अब हमारी बात मान लो। शानाया ने रूही की आंखों में देखा और महसूस किया कि वो सब उसके लिए कितना सोचते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रूही, लेकिन मुझे ज़्यादा देर आराम करने को मत कहना। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन शानाया के दिमाग में अब भी आने वाले खतरों की योजना चल रही थी। कुछ देर बाद शानाया तैयार होकर नीचे आई। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की थकान अब भी झलक रही थी। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, मार्विन उसे घूरते हुए बोला, ओह मैडम, अब कहाँ, चुपचाप घर पर बैठो। शानाया ने उसकी बात सुनते ही गुस्से से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, अपनी बकवास बंद करो। मार्विन, उसकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था कि बाकी सब एक पल के लिए रुक गए। इसके बाद शानाया ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए कहा, मैं मम्मी से मिलने के लिए मल्होत्रा मेंशन जा रही हूँ। उसकी बात सुनते ही हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी मार्विन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर जाओ। शानाया ने उसकी बात को तुरंत खारिज करते हुए कहा, नहीं, बॉडीगार्ड्स मेरे साथ गए तो मल्होत्रा फैमिली को शक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगी। मार्विन ने फिर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शानाया की आंखों में देख उसने अपनी बात वहीं रोक दी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जिसे टालना आसान नहीं था। तुम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम खुद सब संभाल सकती हो, मार्विन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में झलकता गुस्सा साफ था। शानाया ने पलटकर उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं सच में संभाल सकती हूँ, अब कोई और बहस नहीं करेगा। रूही, जो अब तक चुप थी, हल्के से बोली, पर शानाया, तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो, कम से कम कार में GPS ऑन रखो और हर घंटे हमें अपडेट भेजो। शानापा ने रूही की बात को सुना और घोड़ा नरम होकर बोली, ठीक है, GPS ऑन रखूंगी, लेकिन अब मुझे देर हो रही है। मैक्स, जो अब तक एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, धीरे से बोला, तुम्हें पता है कि मल्होत्रा मिशन में कोई भी छोटी सी गलती पूरे प्लान को खराब कर सकती है, ध्यान रखना। शानाया ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सब पता है मैक्स, मुझे किसी चीज़ की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मार्विन, जो अब तक खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, गुस्से में एक आखिरी बार बोला, शानाया, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो। शानाया ने पलटकर उसकी बात काटते हुए कहा, मार्विन, कुछ नहीं होगा, मुझे खुद पर भरोसा है और तुम सबको भी मुझ पर होना चाहिए। मार्विन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण साफ दिख रहा था। जैसे ही शानाया ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, पूरी टीम की नज़रें उसके पीछे थी। मार्विन ने मैक्स की तरफ देखा और कहा, GPS ऑन है ना, हमें हर मूवमेंट का ध्यान रखना होगा। मैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ,
लेकिन मुझे अब भी शक है कि ये कोई बड़ा खतरा मोल ले रही है। रूही ने धीमे से कहा, यही तो शानाया है, वो कभी आसान रास्ता नहीं चुनती। और इसी बीच शानाया की कार मल्होत्रा मेशन की ओर बढ़ चली, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कुछ बड़ा प्लान चल रहा था, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। शान्या इस वक्त अपनी कार में थी। उसने अपनी कार का जीपीएस बंद कर दिया। शान्या की कार मल्होत्रा मिशन की बजाय एक खाली सुनसान रास्ते पर आकर रुक गई। वह कार से बाहर निकली और कार के सामने आकर काफी स्टाइल से खड़ी हो गई। वह शांति से वहां खड़ी थी। करीब 5 मिनट बाद वहां कई सारी कारें आ गईं। शान्या बड़े आराम से उन्हें देख रही थी। कार रुकते ही उन कारों से कई सारे चीनी लोग बाहर आने लगे। उनके हाथ में कई सारे हथियार थे। शान्या ने अपनी कार के बोनट पर हल्का सा झुककर अपने हाथ से अपनी जैकेट की स्लीव को ठीक किया, जैसे किसी बड़े एक्शन के लिए तैयार हो रही हो। उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी, जो उसके खुद पर भरपूर भरोसे और उसके मन में चल रही किसी योजना का एहसास दिला रही थी। उसने आसमान की तरफ एक नज़र उठाकर देखा, जैसे कुछ कैलकुलेट कर रही हो, और फिर अपने सामने इन्हीं लोग अपने हथियारों के साथ शान्या को घूर रहे थे। लेकिन उसकी मुस्कान और उसके आत्मविश्वास से भरे बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। एक लंबी खामोशी थी, जो हवा के साथ और ज्यादा डरावनी लग रही थी। फिर एक आदमी, जो लगभग 6 फुट लंबा था और चीनी गैंग का लीडर लग रहा था, आगे आया। उसके हाथ में एक तलवार थी और उसने शान्या की तरफ शान्या ने उसकी बात सुनकर जमीन पर एक छोटी सी लाचार हंसी छोड़ी और कहा, गलती? तुम्हें लगता है कि मैं गलतियां करती हूँ? तुम लोग गलत जगह और गलत इंसान से टकरा गए हो। उसकी आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन उसमें छुपी धमकी का असर चीनी गैंग के छोटे सदस्यों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। तभी शान्या ने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा और स्टाइलिश सा गन निकाला, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक गोली हवा में चला दी। वह गोली साइड वाले पेड़ पर लटके एक खाली टिन के डिब्बे को लगी, जो जोर से गिरा और आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई। शान्या के हाथ का सही निशाना देखकर चीनी गैंग का लीडर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। शान्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी आवाज़ और तेज की, अगर किसी में हिम्मत है तो पहला वार करके देख लो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो। अब वह सिर्फ एक और कदम का इंतजार कर रही थी। शान्या के सामने खड़े प्रशिक्षित चीनी फाइटर्स उसके हर मूव का जायजा ले रहे थे, लेकिन शान्या का चेहरा बिना किसी डर या घबरा। तभी उनमें से एक मजबूत कदकाठी वाला चीनी फाइटर अपने हाथ में चाकू लेकर शान्या की तरफ तेजी से भागा। उसकी चाल और आक्रामकता देखकर लग रहा था कि वह शान्या पर सीधा वार करेगा, लेकिन शान्या अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। वह उसे आते हुए देख रही थी, जैसे किसी शिकारी को उसके शिकार का इंतजार हो। जैसे ही वह फाइटर शान्या के करीब पहुंचा और चाकू से वार करने की कोशिश की, शान्या ने बिजली की तेजी से कदम पीछे खींचा और उसकी कलाई को इतनी ताकत से पकड़ लिया कि चाकू उसके हाथ से गिर गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शान्या ने अपनी कोहनी से उसकी छाती पर इतनी जोरदार वार किया कि पीछे की ओर गिर गया। बाकी फाइटर्स के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही। बाकी फाइटर्स गुस्से में अपने हथियार उठाने लगे। शान्या ने अपनी जगह पर खड़े खड़े एक लंबी सांस ली और कहा, चलो देखते हैं कि तुम सब में कितनी हिम्मत है, लेकिन याद रखना, जो सामने आता है वापस खड़ा नहीं हो पाता। अब रात और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही बाकी चीनी फाइटर्स ने अपने हथियार निकाले और शान्या की तरफ बढ़े, वहां कम तभी उनमें से 2 फाइटर्स, एक के हाथ में बेसबॉल बैट और दूसरे के हाथ में लोहे की छड़ थी, शान्या की तरफ दौड़ पड़े। दोनों ने एक साथ उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शान्या ने बिजली की सी फुर्ती से पहले बैट वाले के वार को झुककर बचा लिया और फिर अपने घुटने से उसकी कमर पर ऐसा प्रहार किया कि वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे फाइटर ने लोहे की छड़ से वार करने की कोशिश की, लेकिन शान्या ने उसके हाथ को पकड़ लिया और छड़ को झटकते हुए उसकी कलाई मरोड़ दी। वह चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। छड़ अब शान्या के हाथ में थी। उसने छड़ को हवा में घुमाते हुए बाकी फाइटर्स की तरफ इशारा किया और कहा, अब यह तुम्हारे अपने हथियार से तुम्हारी पिटाई का वक्त है। कौन आएगा अगला? इस बार 4। अब सिर्फ एक फाइटर बचा था, जो थोड़ा पीछे हट चुका था। शान्या ने उसकी आंखों में सीधा देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
डरना अभी शुरू हुआ है, भागना चाहते हो तो यही सही मौका है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने पलटकर देखा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वह फाइटर इतना घबराया कि अपने हथियार को वहीं छोड़कर भागने लगा। बाकी फाइटर्स, जो घायल होकर जमीन पर पड़े थे, अब अपनी हार को स्वीकार कर चुके थे। शान्या ने अपनी जैकेट को ठीक करते हुए कहा, अब जाओ और अपने बॉस से कहो कि अगली बार मुझसे लड़ने के लिए खुद आए। उसने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बड़े ही कूल अंदाज में उसमें बैठ गई। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को तेज गति से सुनसान सड़क पर दौड़ा दिया। पीछे सिर्फ घायल फाइटर्स, टूटी हथियारें और एक ऐसा डरावना सन्नाटा था जो शान्या के नाम की गूंज के साथ लंबे समय तक याद रखा जाने वाला था। शान्या अब तक सारे गूंडों को कुत्तों की तरह पीट चुकी थी। उनके लीडर, जो काफी घायल था, अधमरी हालत में हंसते हुए बोला, हमें तो मार दिया, लेकिन श्रेया को कैसे बचाओगी? शान्या जैसे ही उसके मुंह से श्रेया का नाम सुनती है, वह हैरान रह जाती है। गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तो ये सब श्रेया के लिए था? बोल, मुझे किससे बचना है? उसकी बात पर वह लीडर दर्द में होते हुए भी हंसता है और कहता है, वो आ ही रहा होगा तुम्हें ढूंढने। शान्या गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है, कौन है? किसकी बात कर रहा है? कौन वो? वह लीडर अधमरी हंसी के साथ सिर्फ इतना कहता है, सो। शान्या हल्का सा बड़बड़ाते हुए कहती है, सो। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, वह बेहोश हो जाता है। गुस्से में शान्या उसे एक लात मारती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर रूही को कॉल करती है। रूही जल्दी से फ़ोन उठाते हुए बोलती है, तू कहाँ है? तेरा कार का जीपीएस भी बंद है और गाइस को भी चकमा देकर चली गई। शान्या उसकी बात को काटते हुए तेज़ आवाज़ में पूछती है, श्रेया कहाँ है? रूही, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहती थी, ने लापरवाही से कहा, यही है, मेकअप कर रही है, सलून जाना है मैडम को। शान्या ने रूही की इस बेपरवाह टोन पर अपना गुस्सा काबू नहीं कर सकी और कड़क आवाज़ में बोली, अभी उसकी एक फ़ोटो खींच और मुझे भेज, जो कहा है बस वही कर। रूही ने एक पल के लिए अजीब सा महसूस किया और पूछा, है ऐसा क्यों? शान्या गुस्से से बोली, रूही, जितना कहा है उतना करो, सवाल मत पूछो। रूही ने तुरंत अपनी जगह से उठकर श्रेया के कमरे में कदम रखा। श्रेया वहाँ एक बड़ी शीशे के सामने बैठी हुई थी और अपने बालों को ठीक कर रही थी। रूही ने अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींची और शान्या को भेज दी। जैसे ही शान्या के फ़ोन पर फ़ोटो आई, उसने ध्यान से फ़ोटो को देखा। शान्या ने कॉल कट करते ही अपनी गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ा दी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। लगभग 10 मिनट में ही उसकी कार एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर आकर रुकी। वह बिना समय बर्बाद किए अंदर गई और लगभग 10 मिनट के भीतर ही वापस बाहर आ गई। लेकिन इस बार शान्या का पूरा हुलिया बदल चुका था। पहले की वह ब्लैक कपड़ों में सीरियस लुक वाली शान्या अब एक यंग और स्टाइलिश कॉलेज गोइंग लड़की की तरह लग रही थी। उसने ब्लू ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। उसके लंबे बाल खुले थे, पैरों में स्टाइलिश ब्लैक बूट्स थे और उसके चेहरे पर बड़े से सनग्लासेस। किसी को भी देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह। शान्या ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में सैलून के बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से काले कपड़ों में बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स निकले। वे सैलून में घुसे और वहां मौजूद सभी लोगों को साइड करने लगे। वे सीधा सैलून के एक प्राइवेट रूम में पहुंचे, जहां एक लड़की, जो ब्लैक स्कर्ट और ब्लू टॉप में थी, आराम से बालों का स्पा करवा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह रिलैक्स मूड में लग रही थी। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर हल्का दबाव डालते हुए उसके सिर को एक तरफ झुका दिया। कुछ ही देर में सीन बदल गया। अब एक आलीशान कमरा दिख रहा था, जिसकी भव्यता देखकर कोई भी कह सकता था कि यह किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा है। कमरे में महंगे पर्दे, खूबसूरत झूमर और दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगी थीं। कमरे के बीचों बीच एक शानदार और बड़ा बेड था, जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की ने वही ब्लू टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, जो ऐसा लग रहा था
जैसे उसे लंबे समय से हटाया ही नहीं गया हो। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कमरे में मौजूद हर चीज से एक रहस्यमय एहसास हो रहा था। बेड के पास खड़े दो बॉडीगार्ड्स किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर सो को खबर दे दी है, अब बस उनका ऑर्डर आने का इंतजार है। दूसरा बॉडीगार्ड बोला, ये लड़की अभी तो शांत है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही बॉडीगार्ड ने अपनी बात खत्म की, उसकी नज़र अचानक बेड की ओर गई, जहां कुछ सेकंड पहले वह लड़की थी। अब वह वहां नहीं थी। बॉडीगार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड्स भी घबरा गए। उनमें से एक तेजी से बोला, कहाँ गई वो? उसी पल एक बॉडीगार्ड ने अपनी गर्दन पर एक तेज वार महसूस किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह दर्द से कराहते हुए वहीं गिर पड़ा। दूसरे बॉडीगार्ड को इससे पहले कुछ समझ आता, एक जोरदार किक उसके सीने पर पड़ी। वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा, बेहोश। शान्या ने बेहोश पड़े बॉडीगार्ड की तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखा और सर्द लहजे में कहा, बेवकूफ़, ऐसे लोग भेजे थे श्रेया को पकड़ने के लिए। किस बेवकूफ़ ने ये काम किया? इतना कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था, जो उसे रहस्यमय बना रहा था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसके सामने एक भव्य गलियारा फैला हुआ था। दीवारें खूबसूरत नक्काशी से सजी थीं, जिन पर पुराने दौर की कहानियां चित्रित थीं। हर कोने में बड़े बड़े झूमर लटके हुए थे, जो कमरे को हल्की सुनहरी रोशनी से भर रहे थे। फर्श पर महंगी और रेशमी कालीनें बिछी थीं। शान्या ने चारों ओर देखते हुए हल्की आवाज में खुद से कहा, ये तो कोई रॉयल मिशन लग रहा है। आखिर श्रेया को यहाँ क्यों लाया गया? उसकी आंखें हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देख रही थीं। दीवार पर टंगे हुए शाही पोर्ट्रेट्स ने उसका ध्यान खींचा। वह धीरे धीरे एक पेंटिंग के करीब आई, जिसमें एक शाही परिवार दिख रहा था। शान्या ने पेंटिंग में से एक शख्स को गौर से देखा। वह अजीब तरीके से परिचित लग रहा था, लेकिन वह चेहरा साफ साफ याद नहीं आ रहा था। ये लोग कौन हैं और इस जगह का श्रेया से क्या लेना देना है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा।